नमस्कार, आवाज़ इंडिया टीवी में मैं किरण आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेहता संवाद इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित है मनीष जी जोगी। ये एक डिप्लोमा सिविल इंजीनियर है और साथ ही साथ आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन इस क्षेत्र में एक्टिविस्ट है। तो आइए हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे सवाल जो जिससे शायद हम बेखबर हो। तो मनीष जी, स्टूडियो में आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगी कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आरटीआई ये क्या है। दरअसल आरटीआई ये है कि भाई भारत का कोई भी नागरिक उसको हक है कि भाई आप कोई भी काम हो रहा है वो सही हुआ है गलत हुआ है वो जान सकता है, क्योंकि उसके टैक्स से ही सरकार चलती है, तो उसको क्यों हक न मिले। इसलिए वो आरटीआई एक्ट जो भारत के नागरिक को हक देता है कि वो इन्फॉर्मेशन मांगे गवर्नमेंट से कि भाई आप जो भी कर रहे हो क्या किया कैसे किया, वो उसका पूरी तरह से हक है। वो आरटीआई एक्ट भारत के नागरिक को एक हक देता है जी। और अभी आप जैसे आरटीआई के एक एक्टिविस्ट है, तो आपके जीवन में या फिर ऐसा क्या घटना हुई जिससे आपको इसमें कार्य करने की ज़रूरत आन पड़ी। दरअसल ऐसा हुआ कि 2003 में गुजरात गवर्नमेंट ने एक जीआर जारी किया। उससे पहले केंद्र सरकार ने एक ठराव जारी किया जिसको वो बोलते हैं द गैजेट ऑफ इंडिया एमेंडमेंट एक्ट 2002। उसमें कच्छ की 3 जाति को कोली, पाराधी और वागरी, जिसको अनुसूचित जनजाति में से निकाल दिया है। उसके बाद मेरे को फिर पता चला कि भाई 2 जाति को ओबीसी में डाल दिया है, पाराधी कोली और वागरी जाति को, जबकि पाराधी जाति अब भी ओपन में है। तो मैंने वहाँ से शुरू किया कि भाई ओपन में क्यों है, मतलब सरकार ने कैसे निकाला। तो वो मेरा पहला स्टेप बना आरटीआई का जी। और फिर आपने कौन से समय से ये काम जो है वो करना चालू किया। तकरीबन उसको 2-2.5 साल हो गए मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। सबसे पहले आपने कहाँ अप्लाई किया या फिर कहाँ से इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये कोशिश की। सबसे पहले मैंने जो मामलदार होते हैं तालुका, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की। पहले मेरे को कुछ नहीं आता था कि भाई आरटीआई कैसे करें। तो भाई आरटीआई करने के लिए भी कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई साफ सुथरे मतलब टाइपिंग वाले अक्षर चाहिए। मैंने अभी तक जहाँ भी आरटीआई किए कभी टाइपिंग वाले अक्षर नहीं किए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बस ऊपर सिर्फ एक पेज होना चाहिए, ऊपर आप लिख दो कि माहिती का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अर्जी, और जो कलम है वो लिख दो, फिर आपका नाम लिख दो, आपका पता लिख दो और आपको कौन सी माहिती चाहिए, सूचना का ब्यौरा वो लिख दो। उस सिर्फ इतना लिखने से आप माहिती मांग सकते हैं। और आपको गुजरात में 20 रुपये की कोर्ट फी की टिकट चलती है, केंद्र में नहीं चलती। वो बोलता है भाई भारतीय मनी पोस्टल ऑर्डर चाहिए 10 रुपये का, या फिर डीडी चाहिए। वो ये कोर्ट फी को नहीं अवेलेबल मानते हैं, तो आप 10 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर लगा के आप आरटीआई इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। अगर आप ST SC से हैं तो वो भी आपको नहीं लगाने का होता है, तो फिर उसका आपको प्रूफ देना पड़ता है। सर, हमें ये बताइए कि आपका जो कार्य क्षेत्र है वो कौन सा है, किस सब्जेक्ट पर आप आरटीआई ये एक्टिविटी चला रहे हैं। मेरा सब्जेक्ट है अभी तो फिलहाल मतलब मेरी जाति से जो अन्याय हुआ है उसके बेस पे है। उसके बारे में आगे भी मैं जाऊंगा। उसके अलावा भी मैं अभी सोच रहा हूँ कि अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है कि भाई आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, फिर भी केंद्र सरकार जानबूझ के अभी आधार कार्ड को कंपलसरी बना रही है। तो मैं उसके ऊपर भी सोच रहा हूँ कि भाई अभी मेरा बेटा अभी पढ़ रहा है, तो स्कूल में बोल रहे हैं कि भाई आधार कार्ड चाहिए कंपलसरी। मैंने बोला भाई आधार कार्ड तो नहीं है, तो बोला बनवा के लाइए। अगर बनवाने जाते हैं तो वहाँ पैसा लगता है, बोलता है 100 रुपया एक आधार कार्ड का लगेगा। तो मैं क्यों 100 रुपया दूँ। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि भाई मैंडेटरी नॉट मैंडेटरी, इसको कंपलसरी नहीं बनाने का। तो फिर केंद्र सरकार क्यों इसके पीछे पड़ी है कंपलसरी बनाने की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी हाई को मतलब उच्च न्यायालय ने जब मना किया है कि भाई आप इसको कंपलसरी नहीं बना सकते, रख सकते बट कंपलसरी नहीं, फिर भी क्यों ये गवर्नमेंट उसको कंपलसरी बनाने के लिए कर रही है। इसलिए मैं उस पर भी आगे आरटीआई करूँगा। फिलहाल अब ये है कि भाई मेरी जो जाति को अन्याय हुआ, मुझे ऐसा लगता है उसको अन्याय हुआ है, क्योंकि जब मैंने आदिजाति विकास विभाग से आरटीआई मांगी कि भाई आपने इनको किस बेस पे निकाला, कौन से आधार पे निकाला, तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई दिया कि भाई 1981 में आपका रिकमेंडेशन किया था हमने। केंद्र सरकार पूछते हैं कि भाई आपने 1981 में
रिकमेंडेशन किया था, वो बोला वो ऐसा बोलते हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने हमको बोला था। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि भाई हमारे पास कोई ऐसा मतलब हम रिकमेंडेशन किया, तो मैंने बोला आप कौन से बेस पे किया, तो वो बेस नहीं है मतलब इनके पास, इसलिए मैं ये बेस पे इन पे आरटीआई कर रहा हूँ अभी। जी, तो आपको जो जवाब है वहाँ से कुछ मिला या फिर नहीं? हाँ, ऐसे जवाब ऐसे मिलता है कि देखो वो गुजरात सरकार ऐसे बोलती है कि नहीं हमने ऐसे नहीं निकाला है कि इसके क्राइटेरिया होते। मैंने बोला भाई बताइए क्राइटेरिया, तो वो बोलते हैं अभी नहीं क्राइटेरिया नहीं हमारे केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार ऐसा बोलती है भाई हम लोग सर्वे नहीं करने आते हैं, सर्वे ये गुजरात सरकार करवाती है। ये हमको रिकमेंडेशन करती है कि भाई ये जाति है, इसको आप डाल दो या निकाल दो। इसके लिए यहाँ से प्रूफ भेजी। जब मैंने रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ORG जिसको बोलते हैं उस पर मैंने आरटीआई किया, मैंने बोला भाई आपने कैसे सपोर्ट किया, क्योंकि आरटीआई का ORG रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया जब उसको सपोर्ट करता है तभी वो आगे बढ़ता है और पार्लियामेंट में जाता है। तो मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि भाई कोई भी राज्य सरकार को किसी भी जाति को निकालने के लिए, ऐड करने के लिए उसके पास पहले भूमि सर्वेक्षण करना चाहिए। भूमि सर्वेक्षण के माध्यम से उसको विस्तृत जातिगत जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। वो इकट्ठी जानकारी हमको मंत्रालय को भेजता है, मंत्रालय उसको चेक करता है, चेक करके बाद वो ORG को भेजता है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। वो चेक करके उसको कमीशन को भेजता है, जैसे ST का कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, SC का कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, उसको भेजता है। वो चेक करके बाद में वो संसद में जाता है और पास होता है। ऐसा प्रोसीजर है, ठीक है। तो मैंने भी गुजरात सरकार से पूछा कि भाई आप बताइए 81 में आपने रिकमेंडेशन किया तो आपका वो बताइए हमको सब रिपोर्ट बताइए, आपने जो सर्वे किया होगा रिपोर्ट बताइए। तो वो अभी वो ऐसा बोल रहे हैं हमारे पास नहीं है, उसके पास है। तो इससे भी मैंने नाराज़ होकर मैंने गुजरात इंफॉर्मेशन कमीशन को इसकी कंप्लेन की कि भाई यह आदि जाति विकास विभाग है, वो मेरे को सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं दे पा रहा है। तो उसने भी 2 महीना हो गया कोई रिप्लाई नहीं भेजा। फिर भी मैंने 2 महीने बाद मैंने एक 5/7 2016 को भेजी थी, फिर मैंने 3/9/2016 को भेजी, फिर भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने उससे भी नाखुश होकर भी गुजरात इंफॉर्मेशन कमीशन जिसकी रचना ही इसलिए की गई है कि वो भी आरटीआई एक्टिविस्ट है, जो उसको कोई भी अधिकारी उसको रिप्लाई नहीं देता है, उसका कोई विभाग भी रिप्लाई नहीं देता। जब अधिकारी नहीं देता तो उसका सचिव होता है, वो अपील करके उसको सेटिस्फेक्शन आंसर देता है। अगर वो भी नहीं देता है तो गुजरात इंफॉर्मेशन कमीशन है, ठीक, माहिती पंच जिसको राज्य माहिती पंच बोलते हैं, अगर वो भी अगर ऐसा करेगा तो मतलब फिर आरटीआई क्या करेंगे, मतलब अभी किसके पास जाएंगे। तो फिर मैंने उससे भी नाखुश होकर राज्यपाल को कंप्लेंट की है कि भाई अब देखिए ये गुजरात इंफॉर्मेशन कमीशन है, ये खुद अगर आरटीआई एक्ट को नहीं मानता है तो फिर दूसरे अधिकारी क्या इसके बारे में सोचेंगे। जी, आपने बहुत ही मतलब आपने बातें बताई कि आपने किस तरह से आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर नहीं मिल रहे, तो आप बहुत आगे बढ़ते हुए जो राज्यपाल है उनके तक जो आपकी बात है वो लेकर गए हैं। तो क्या आप अकेले ही ये सब काम कर रहे हो या फिर आपसे कोई लोग या फिर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है? नहीं, आरटीआई एक्टिविस्ट में मैं सिर्फ अकेला ही हूँ कि मेरी जाति में कोई भी इतने मतलब पढ़े लिखे नहीं है कि ये चीज़ को जान सके, इसलिए मैं इस चीज़ में अकेला ही हूँ। पर ये बल मेरे को कहाँ से आया, तो भाई मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये अन्याय हो रहा है, और जब अन्याय के खिलाफ आप खड़े होते हैं ना तो आप में अपने आप बल आ जाता है। पहले मेरे को पता भी नहीं था कि आरटीआई एप्लीकेशन कैसे करें, तो फिर मेरे को पता चला ठीक है भाई ऐसे ऐसे एप्लीकेशन करनी है, मतलब अपना नाम लिखना है, ऊपर हेडिंग में लिखना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अर्जी ऐसा लिखना है, फिर आपका नाम, एड्रेस और आपने कौन सी माहिती चाहिए वो सब लिखना है। ऐसे करके मैंने शुरुआत की। फिर मेरे को आगे मैं आरटीआई एक्ट को दोबारा पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, चौथी बार पढ़ा। ऐसे पढ़ते पढ़ते मेरे को आगे स्टेप मिलता है कि भाई अगर ये रिप्लाई नहीं दे रहे तो आप उसके ऊपर अपील कर सकते हो। अगर कोई विभाग आपकी अपील नहीं सुनता है तो आप माहिती कमिश्नर को अपील करते हैं, इंफॉर्मेशन कमीशन को अपील कर सकते हो। अगर वो भी आपको रिप्लाई नहीं दे रहा तो आप राज्यपाल से भी कंप्लेन कर सकते हो उसकी। तो मैंने आरटीआई एक्ट को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऐसे जैसे जैसे मेरे को ज़रूरत पड़ी ऐसे मैंने बहुत बार पढ़ा, तो उस बेस पे मेरे को ज़्यादा माहिती मिली। तो मनीष जी, अभी मेरा ये क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आप जो है आप जो बोल रहे हैं कुछ ऐसी जाति जिससे आप बिलोंग कर रहे हो,
तो उसकी कंडीशन क्या है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्या परिस्थिति है? देखिए मैडम, मैं अपने मुंह से तो नहीं कहता, क्योंकि आप अगर मैं अपने मुंह से कहूँगा कि मेरी जाति लोअर है, जिसे आदिवासी संशोधन तालीम केंद्र उसने सर्वे किया था 84 में किया था, और दूसरा किया था 2004 में। तो दोनों सर्वे में ये लोग उसको जो सर्वे करने वाले हैं वो उन्होंने स्पष्ट अभिप्राय दिया है कि भाई ये जाति बहुत ही वीक है, सरकार ने अगर इसको अनुसूचित जनजाति में से निकाला है मतलब सही नहीं किया है। तो आ जाने के बाद भी कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए कि जैसी उसको आर्थिक स्थिति है, शिक्षण है, ऐसे जो उसके मुद्दे हैं उसके मुद्दे पर सरकार को काम करना चाहिए। जैसे ये जाति का भी प्रगति हो, अभी आज़ादी के 70 साल भी ये इस जाति का कोई भी ऐसा विकास नहीं हुआ है। और जबकि ये भारत का जब बंधारण बना, हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये बंधारण बनाया, तभी से हम ये तीनों जाति अनुसूचित जनजाति में आती थी। तो उसके बाद क्यों ये जाति को निकाल दिया गया, तीनों जाति को? और जब बाबा साहेब ने ये क्राइटेरिया अंदर नहीं डाला है कि भाई, उन्होंने भी नहीं बोला कि भाई ये क्राइटेरिया उनके होने चाहिए, तो बाद में ये गवर्नमेंट ये क्राइटेरिया बना के मतलब क्या साबित करना चाहती है कि भाई ये जाति को मतलब इनको निकाल देना है, मतलब इनको आरक्षण नहीं देना है। तो ऐसा इनका मेरे को ऐसा प्रपोज लगता है कि भाई ये गवर्नमेंट धीरे धीरे ये आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। तो ऐसा मेरा मानना है। बराबर। तो आपको क्या लगता है कि संविधान के मुताबिक जो आरटीआई है तो वो क्या उसी समय से जारी है, या फिर बाबा साहेब ने किस तरह से प्रावधान किया हुआ था इस एक्ट का? बाबा साहेब ने हमारे एक्ट में प्रावधान किया है कि भाई कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि भी महाराष्ट्र में अभी हाजी अली दरगाह में अभी हाई कोर्ट ने सुनवाया, अपना स्टेटमेंट सुनवाया कि भाई औरतें उसमें जा सकती है, दरगाह में जा सकती है। वो इस बेस पे सुनाया कि भाई कुरान में क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, गीता में क्या लिखा है मतलब, संविधान में लिखा है कि भाई हमारे देश के नागरिक, औरत हो या मर्द, सबको समान अधिकार है। तो वही बेस पे आरटीआई आया है कि भाई अगर सबको समान अधिकार है तो भाई भारत का नागरिक है जो टैक्स देता है गवर्नमेंट को, जिसके बेस पे गवर्नमेंट चलती है, तो उसको भी पूरा हक है कि भाई वो जो गवर्नमेंट काम कर रही है सही कर रही है, गलत कर रही है, क्या कर रही है, वो भी जानने का उसको हक है। क्योंकि उसके बेस पे तो ये सरकार चल रही है, वो आम आदमी टैक्स देता है तभी तो सरकार चलती है। तो बाबा साहेब ने जब संविधान में सबको समान हक दिए तो उसी हक के बेस पे ये आरटीआई एक्ट आया है, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपका जो समाज है उसकी क्या स्थिति है, सोशल उसकी जो परिस्थिति होनी चाहिए वो किस तरह से है? देखिए मैडम, हमारे समाज में ज़्यादातर मजदूर वर्ग है, और कुछ खेती में मजदूरी कर रहे हैं, कुछ बाहर मजदूरी कर रहे हैं, कुछ लोग जो सूढ़े होते हैं वो बनाते हैं, कुछ वो इंडोरी होती है जो औरतें माथे पे रख के वो घड़ा पानी का भरने जाती है वो बनाते हैं, कुछ झाड़ू बनाते हैं। मगर वो क्या है, एक टाइम था कि ठीक है उसमें गुजारा चल जाता था। अभी भी झाड़ू भी कंपनियां होती हैं वो भी बेचती हैं, मगर अभी वो समझ लीजिए ना, अभी उनको खाने में भी मतलब 2 टाइम का वक्त खाने में भी उसको तकलीफ पड़ती है। और ऐसे बेस पे अगर गवर्नमेंट ने अनुसूचित जनजाति में से निकाल दिया, अगर कोई लड़का पढ़ता है तो भाई उसको मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उसके बेस पे वो लड़का पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। मतलब ड्रॉप ऑफ रेशियो हमारे समाज का अभी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसलिए और आप बोले अगर वो राजनीतिक, तो भी हमारे जाति में कोई पॉलिटिशियन अभी है नहीं, एक भी नहीं अगर लड़ते होंगे तो वो काउंसिलर की जो अगर वार्ड में लड़ते हैं 1-2 ऐसे मिलेंगे, और कोई ऐसा होगा तो सरपंच मिलेंगे, बाकी कोई ऐसा पॉलिटिकल नहीं है कि वही हमारी आवाज़ बाहर तक पहुंचा सके। तो राजनीतिक स्तर तो एकदम जीरो है। और शैक्षणिक स्तर की अगर मैं बात करूं तो शैक्षणिक स्तर के हमारे ज़्यादा लड़के 10 पास होते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। घर की परिस्थिति इतनी वीक होती है कि वो आगे पढ़ नहीं पाता है, और आगे पढ़ पाता है तो मगर उसको बहुत दिक्कत आती है। और दिक्कत आने के बाद भी अगर गवर्नमेंट ने एस्टिमेशन निकाल दिया, और फिर अभी तो ओपन में आ रहे हैं, मतलब वो कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए अभी हमारी जाति की जो हालत है वो एकदम बोले तो एकदम पुअर है, एकदम वीक है। तो आपने जो ये आप खुद ही एक्ट चला रहे हो और इस एक्ट के एक्टिविस्ट जो हो, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको समाज को भी जाकर प्रेरित करना चाहिए, उनको भी इकट्ठा लेना चाहिए ताकि आपकी आवाज़ और मजबूत और बुलंद हो सके? हाँ, मैं भी मेरे समाज में जा रहा हूँ और देखता हूँ कि भाई मेरा समाज अभी
क्या वर्क कर रहा है, कौन सी परिस्थिति में जी रहा है, मतलब उनको क्या फाइनेंशियल और आर्थिक और शैक्षणिक कौन कौन सी उनको डिफ़िकल्टी आती है, तो उस बात का भी मैं सर्वे कर रहा हूँ और दूसरे लोगों को भी बता रहा हूँ कि भाई आप भी एक्टिविस्ट होइए और थोड़ा अब जागिए, ताकि भाई हमारे ऊपर जो मतलब गवर्नमेंट जो अन्याय किया है जो एस्टीमेशन निकाल के, तो उसके खिलाफ आप जागरूक होइए। पर अभी क्या है मैडम कि जहाँ शैक्षणिक स्तर ही लो है तो वहाँ समाज कैसे जागरूक होगा? समाज वही जागरूक होगा जिसमें शैक्षणिक स्तर ज़्यादा होगा। अब शैक्षणिक ही नहीं है मतलब तो उनको वो समझ ही नहीं पाते हैं। उनको कोई भी इंसान कब समझ पाता है कि जब उसको शैक्षणिक स्तर होगा तभी वो समझ। अगर पढ़ा लिखा होगा तो आप समझेंगे कि विदाउट पढ़ा लिखा है वो थोड़ा कम समझेगा, पढ़ा लिखा थोड़ा ज़्यादा समझ पाएगा। तो अगर पढ़ाई नहीं है मगर शैक्षणिक ही नहीं है तो वो समझ नहीं पाएगा। उसको ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है ये बोल रहे हैं अपने लिए बोल रहे हैं, ऐसा लगता है। उनका दोष नहीं है क्योंकि उसमें शिक्षण ही नहीं है, शिक्षण ही नहीं है, तो फिर वो तो ऐसे ही सोचेंगे। हम कोशिश करते हैं कि भाई हम समाज को भाई उनको मोटिवेट करें कि भाई आप एकजुट होइए और धीरे धीरे कोई भी चीज़ में एक्टिविस्ट होइए। पर अभी जहाँ पे शिक्षण ही रेशियो कम है तो फिर वहाँ पे समाज कैसे आगे बढ़ेगा? सर अभी मेरा जो एक महत्वपूर्ण ऐसी एक बात मैं बताने जा रही हूँ कि आज हमारे देश की ऐसी कंडीशन है कि समाज में बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं जिनको सही में पता नहीं है कि आरटीआई क्या है और सही में उनके हक के लिए उन्होंने कहीं पे पूछताछ करनी चाहिए या नहीं, उनको माहिती या इन्फॉर्मेशन है वो मिल सकती है या नहीं। तो लोगों को पता ही नहीं है। अगर उनको जब ये बात का पता ही नहीं है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल भी सकती है तो वो सोचेगी ही नहीं। तो आप बताइए उनको कि किस तरह से उन्होंने आरटीआई करना चाहिए, किस तरह से उन्होंने अपने जो हक होते हैं, अपने अधिकार होते हैं उसके लिए लड़ना चाहिए। आपने सही कहा मैडम कि भाई हमारे देश की हालत तो ऐसे है। अभी देखिए कुपोषण में हमारा देश में बहुत सारे बच्चे अभी कुपोषण से मर रहे हैं, जिनको खाना भी नहीं मिलता है। पढ़ाई तो दूर की बात है, खाना भी उनको नसीब नहीं होता है। इसलिए गुजरात में भी कई बच्चे कुपोषण है, जहाँ मध्य प्रदेश है वहाँ भी कई आदिवासियों के बच्चे कुपोषण से अभी मर रहे हैं। तो आप सोचिए अगर उनको खाना नहीं मिल पाता है तो पढ़ाई की तो बात ही क्या करें। इसलिए आरटीआई के एक्ट के बारे में अभी किसी ने भी मतलब जहाँ पढ़ाई नहीं है तो वो कैसे जानेंगे। मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि भी जो भी सिर्फ पढ़े लिखे हैं, मैं ऐसा नहीं है कि भाई आरटीआई एक्ट में आप इतने ही पढ़े लिखे, आपको सिर्फ लिखना आता है, सिर्फ गुजराती लिखना, मतलब आपकी कोई भी लोकल लैंग्वेज हो, मतलब कि स्टेट की लैंग्वेज है। जैसे हमारे गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी चलती, उस स्टेट लैंग्वेज पे आप आरटीआई एक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आप पढ़े लिखे, मतलब बहुत सारे पढ़े लिखे चाहिए। तो आप सिंपल सा पेज है, उसके जो एक्ट है, एक्ट के मुताबिक आप उस पर रजूआत कीजिए, आपका नाम, फिर आपका पता और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। और जो एक्ट में जो दिए गए कि भाई आपको 10 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर भेजना है, तो वो उसमें अटेंड करके आप आरटीआई मांग सकते हो। उसमें कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप इन पढ़े लिखे चाहिए। और आपकी वो बात सही है कि भाई हमारे अभी आप देखें कि भाई बहुत से बच्चे अभी कुपोषण से मतलब मर रहे हैं, अभी आदिवासियों के बच्चे। तो आप सोचिए अभी खाना भी नसीब नहीं होता है, तो अभी आरटीआई एक्ट उनके पास कैसे पहुँचेगा। तो ये मेरा दूसरों से भाई वो है अनुरोध है कि भाई आप थोड़े भी अगर पढ़े लिखे हो तो आप पे जो अन्याय हो रहा है तो आप उसको सही है मत, मतलब उसकी आवाज़ ज़रूर उठाइए, आप इन्फॉर्मेशन मांगिए, क्योंकि आपको भी पूरा हक है जानने का। तो ये मेरा लोगों से अनुरोध है। सर ये जो आपके हक और अधिकार की लड़त है तो उसके लिए आपने जो आप कर रहे हो तो उसके लिए आपने कोई आवाज़ इंडिया के अलावा दूसरे मीडिया है तो उनको क्या ये जानकारी दी है और उनकी तरफ से आपको क्या प्रतिसाद मिले हैं? हाँ मैडम, मैंने क्या ये जो आरटीआई जो एक्ट है जो मैंने उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन मांगी है, उसके सारे डॉक्यूमेंट मैंने मोबाइल से स्कैन करके सभी मीडिया वाले को मैंने भेजा है, पर उनका भी कोई भी वहाँ से रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिला है। और दूसरे कोई पेपर है, कच्छ मित्र है, संदेश न्यूज़ है, वहाँ भी मैंने उनको लिख के भी भेजा है, मेल करके भेजा है। तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि ठीक है, अगर हमारे पेपर में जगह होगी तो हम छापेंगे। अगर पेपर में जगह मतलब न्यूज़ देनी है तो बोलते हैं कि जगह होगी छापेंगे। अगर ऐड देनी है तो वो बोल देंगे ठीक है, इतने इतने पैसे होते हैं, आप दे दीजिए, कल आपको आ जाएगा। और उसी बेस का मीडिया की बात करें, हमारे देश की मीडिया की, तो मैडम अभी हीरोइन कौन सी हीरोइन ने कौन सा ड्रेस पहना है, किसके साथ अफेयर चल रहा है, तो वो सब मीडिया दिखाता रहता है। और टीवी चैनल पे जो सीरियल्स आते हैं तो वो सीरियल के बारे में दिखाता रहता है। मगर ये जो हमारी तकलीफ़ें हैं, मगर हमको जो तकलीफ़ होती है, आम आदमी को जो
तकलीफ होती है उसके बारे में वो मीडिया नहीं बताएगा। हाँ, उसके लिए उनको टाइम नहीं मिलता है, पर उसके लिए उनको ज़रूर टाइम मिल जाता है कि अभी हीरोइन ने क्या किया है, कौन के साथ किसके साथ घूमने जाइए। तो ये हमारे मीडिया की दिक्कत है। और मैं आवाज़ इंडिया का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने एक आम आदमी की एक राय सुनी और मुझे इतना मौका दिया लोगों के सामने आने के लिए। इसलिए मैं यह आवाज़ इंडिया टीवी का बहुत बहुत आभारी हूँ। जी धन्यवाद। हम मनीष जी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद मानेंगे कि आज आए और हमें बहुत अच्छी राइट टू इन्फॉर्मेशन इसके बारे में माहिती दी। तो मिलते हैं दूसरे अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।